हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में आपका जो चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका हम सेक्शन करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड। इससे पहले हमने पिछले सेक्शन में किया था डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, किस बेसिस के ऊपर डीएनए आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है और आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस हैं, आरएनए क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये सब हमने इससे पिछले सेक्शन में कर चुके हैं। इस वाले सेक्शन में हम करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल था या ये बाद में कुछ चेंज हुआ जिसके कारण डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट विच इज़ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जो हमने पिछले सेक्शन में स्टडी किया है, ये डिस्कशन करने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। जो आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें ये डिटेल में स्टडी किया गया है, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर उनमें से कुछ पॉइंट को बताया जाएगा। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये बात क्लियर है कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था। दिस इज़ नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व अराउंड आरएनए। आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था और अब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एविडेंस हैं जो कि सजेस्ट करते हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग वगैरह है, तो वो सभी किसके अराउंड हो रही है? आरएनए के अराउंड। वो सभी जो प्रोसेस हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं, वो सभी आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये सब एविडेंस हैं कि आरएनए ही है जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट किया। आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता था और कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट, नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। आपका सभी पता है कि भाई जो भी एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हमारे नेचर के अंदर ऐसी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, इसके अंदर आरएनए जो है वह कैटलिस्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। वो जो एंजाइम है उनका नेचर आरएनए है, तो वो आरएनए क्या है? कैटलिस्ट के रूप में भी एक्ट कर रहा है और साथ में वो जेनेटिक मटेरियल भी था शुरू में। अब क्या हुआ आगे? बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हैंस अनस्टेबल। क्योंकि वो कैटलिस्ट भी था और उसका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल नहीं था। कैटलिस्ट होने का मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जल्दी रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable। क्योंकि शुरू में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल नहीं था, ज़्यादा रिएक्टिव था। इसी के कारण नेचर ने क्या किया? आरएनए को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और आरएनए से मॉडिफाई होकर किसका इवोल्यूशन हुआ? डीएनए का। तो डीएनए कहाँ से बना है? तो डीएनए हैज़ इवोल्व फ्रॉम एमआरएनए, नहीं एक्चुअल में आरएनए। एमआरएनए तो टाइप है आरएनए का। तो डीएनए हैज़ इवोल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन है जो हमने पिछले सेक्शन में की थी कि भी आरएनए की जो केस में और डीएनए के केस में, जो डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज हो जाती है, ऑक्सीजन हट जाता है और जहाँ पे थायमीन आता है यूरेसिल की जगह। तो दोनों ही चीज़ें ने डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बनाया। और ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है? तो आरएनए से। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। और क्या होता है? डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है और साथ में ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। जैसे कि हमने कहा था कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपका प्यूरिन जो है वो हमेशा पायरिमिडीन से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में सामने थायमिन रहेगा। अगर कहीं ग्वानिन है तो अगले स्ट्रैंड में साइटोसिन रहेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, इसके कारण भी क्या करता है? डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और इससे क्या हो जाता है? और बाद में एक प्रोसेस होता है रिपेयरिंग। तो अगर कहीं कोई चेंज आने के चांसेस भी हैं तो उस केस में भी वो रिपेयर हो जाता है। तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा जल्दी से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है? आरएनए जो है ना पहले जेनेटिक मटेरियल था और बाद में आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है।
आपका जो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन और बहुत ही बेसिक स्टार्ट होने वाला है रेप्लिकेशन। आपने बहुत पहले भी छोटी क्लासों में डीएनए की कॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा, इसमें बहुत डिटेल में करवाया जाएगा आपको। अभी हम एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, बाद में आपको डिटेल में एक एक एंजाइम और प्रोसेस को करवाया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। While proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA। आपको पता है वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। जैसे ही उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया, उसी के साथ उन्होंने क्या बता दिया कि भी डीएनए कॉपी होने की स्कीम, कि फिर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करेगा, इसके बारे में भी उन्होंने इमीडिएटली प्रपोज कर दिया। टू क्योट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, जो उन्होंने एक्चुअल में जो खुद की उनकी स्टेटमेंट थी वो नीचे लिखी गई है। इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने जो कहा था ये सेम स्टेटमेंट है कि ये भी चीज़ हमारे दिमाग से नहीं बची है कि भाई जो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग की वजह से ही हमें क्या पता है, एक तरीका पता लगा है, एक पॉसिबल मैकेनिज्म पता लगा है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल कॉपी होगा। जो पेयरिंग मैकेनिज्म के द्वारा उन्होंने एक आइडिया लगाया कि भी जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन, उसकी कॉपिंग कैसे होगी। आगे पढ़ते हैं। The scheme suggested that has two strands. The scheme suggested that the two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strand। उन्होंने क्या बताया कि जो ये दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, अब ये डीएनए के बीच में सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, शुरू में क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अब क्या होगा, अलग अलग स्ट्रैंड में क्या होगा, दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में एक्ट करेंगे, मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड के रूप में एक्ट करेंगे और वहाँ से एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, आपकी रेप्लिकेशन होती है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि भाई जैसे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके आगे का डीएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता जाएगा। ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये है पेरेंटल स्ट्रैंड। अब जहाँ से पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं वहाँ से एक ये ब्लू कलर का और एक स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया है डीएनए का, तो ये क्या है, इसका डॉटर स्ट्रैंड। तो ये जो रेड कलर वाले क्या हुए, ये टेम्पलेट के रूप में एक्ट कर रहे हैं, इनको देख करके नया स्ट्रैंड हो रहा है, कॉपी बन रहा है। तो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इनको देख करके इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस ऐड हुए और एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन चुका है। ऐसे ही ये क्या, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल विड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अब इस वर्ड को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी कंजर्वेटिव। देखो जैसे ही ये दो स्ट्रैंड हुए, अब ये क्या हुए, एक स्ट्रैंड अब ये सेपरेट हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, एक ब्लू है एक रेड है। जो रेड है वो है पेरेंटल, जो ब्लू है वो है डॉटर, जो नया जो स्ट्रैंड बना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे अब ये पूरा होने के बाद ये अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग सेपरेट हो जाएगा, तो दो अलग से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुके हैं। अब ये जो नए स्ट्रैंड बने हैं, न्यू वाले, एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो न्यू स्ट्रैंड के अंदर क्या है, एक तो है आपका नया स्ट्रैंड, एक को हम कह रहे हैं डॉटर स्ट्रैंड जो अभी नया बना है, और एक क्या है जो टेम्पलेट के रूप में एक्ट किया था, वो क्या है पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्या है पेरेंटल। तो हर एक के अंदर क्या है, एक तो नया स्ट्रैंड है और एक है पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि पुराना ही स्ट्रैंड था जो जिसने टेम्पलेट के रूप में एक्ट किया। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव, जो शुरू में जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उसमें से सेमी कंजर्व, उसमें से आधा ही सिर्फ कंजर्व हो पाया, आधा ही उसका प्रेजेंट है, और जो आधा है वो क्या है, वो एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो इस केस में सेमी कंजर्वेटिव स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, पहले हमें इसको